सो हेलो एवरीवन, दिस इज वंशवर्ड्स एंड वेलकम बैक टू आइडियोलॉजी पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आई होप कि आप मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो तो जान लो, मैं कोई फेमस आदमी तो हूँ नहीं, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये कि अब आप लोग आ गए हो 9th से 10th में, ठीक है। 9th से 10th में आ गए हो। 9th में आपने जो भी किया 90% मार्क्स आए, 95% मार्क्स आए, 50% आए, 40% आए, डजेंट मैटर, क्योंकि अब अपन लोग 10th में आ गया है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सच्चाई से अवगत करवा देता हूँ कि भैया 9th का जो मैथ्स है वो थोड़ा लेंदी है। हाँ, टफ नहीं बोलेंगे क्योंकि मैथ्स इज़ नॉट टफ अंटिल यू मेक इट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो अगर मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाओगे तो वो टफ नहीं लगेगा, और अगर बोरियत वाला सब्जेक्ट बना दोगे तो टफ लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 9th का मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन 10th का मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे कर्म कर रहे होगे जहाँ पर भी हो आप, ठीक है। और किसी का नुकसान नहीं कर रहे होगे। तो सबसे पहली आशा आपसे ये रखना चाहता हूँ कि पढ़ाई इज़ द सेकेंडरी थिंग, फर्स्ट व्हाट मैटर्स इज़ योर बिहेवियर विद पीपल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई से सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारे टॉपर्स भी, आप बहुत लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं, बहुत टॉप करते हैं। अभी मैंने रिसेंटली किसी की कहानी सुनी, वो मैं बोलना नहीं चाहूँगा आपको। तो बहुत सही ही वॉज इन टीचिंग एंड ऑल। तो कुछ उल्टा सुनने को मिला तो फिर बहुत ज़्यादा लगा कि अरे यार। सो किसी को एक चीज़ के बेसिस पे जज नहीं किया जा सकता। सबसे पहली चीज़ जिस पे कि किसी इंसान को आप, वैसे जज तो करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आप इंसान के बारे में जानना चाहते हो, वो है वो उसकी अच्छाइयाँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू गुड टू अदर्स, बी काइंड टू अदर्स, यही मैं सबसे पहले बोलूँगा। और बात रही 9th से 10th में आने की, तो 9th क्लास में गुड़ गोबर किया है, बहुत अच्छे परसेंटेज आया, डजेंट मैटर, 9th के मार्क्स कोई नहीं पूछेगा। पूछने तो 10th के भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप अभी 9th से 10th में जाओगे और फिर 10th का बोर्ड लिखोगे आप, और बोर्ड्स लिखने के बाद शादी का माहौल होता है, ठीक है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। बोर्ड्स के बाद शादी का माहौल होता है, और शादी, मैं तो मतलब आई डोंट प्रेफर गोइंग टू मैरिजेस और पार्टी वार्टी में, क्योंकि जितना भी मैं घर पे खाता हूँ उधर जाने के बाद मेरा सब निकल जाता है भाई। तो पेट में कुछ जाता नहीं है, क्योंकि आई एम कन्फ्यूज कि खाना क्या चाहिए, ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। बाकी इसे हटाता हूँ पहले, हाँ। तो 10th में क्या होगा कि आप जैसे ही बोर्ड्स के एग्जाम लिखोगे उसके बाद आप शादी में जाओगे, और शादी में जाने के बाद जब आप लोग अपने रिश्तेदारों से मिलोगे तो वो आपसे पूछेंगे, अरे, वो तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हो क्या हो, सबसे पहले पूछेंगे हाँ बेटा बोर्ड दिया था, कितने परसेंटेज आए। तो ऐसा होगा। अब पहले तो अभी आते हैं 9th और 10th की बात हमने कर ली कि हाँ 10th के जो मार्क्स हैं वो मैटर नहीं करते हैं। अभी स्टार्टिंग पहले ही वीडियो में आपको सच्चाई से अवगत करवा देता हूँ कि 10th के जो मार्क्स होते हैं वो मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि 10th के बाद जब आप 11th 12th में कदम रखते हो उसके बाद आपकी दुनिया कुछ और ही हो जाती है। अभी तो मैंने शुरुआत ही करी है, तो शुरुआत में चैलेंजिंग है, मज़ा आ रहा है 11th में, ठीक है, इट्स अमेजिंग, ठीक है। 11th को जिसने जिसने भी मतलब जो भी बोलता है ना कि 11th बहुत टफ है भाई। हाँ, जैसे एक और कहानी आपको बताता हूँ, आज का जो वीडियो होने वाला है अभी का, ये पढ़ेंगे भी हम लोग, लेकिन पहले शुरू में थोड़ी बातचीत बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर वंस वी स्टार्ट स्टडिंग देन वी विल ओनली स्टडी। बीच में थोड़ी मोड़ी मस्ती में मजाक करेंगे, नहीं तो मैं पढ़ाने में ही आपको इतना इन्वॉल्व कर लूँगा कि फिर आपको कुछ सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। बाकी लोगों को पढ़ाने के बीच में आपको मज़ा करवाना होता है, लेकिन आई एम अश्योरिंग यू दैट अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने लगूंगा तो फिर आपको मज़ा आने लगेगा, कि बिकॉज यू आर माई लिटिल बिरादर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, लिटिल बिरादर्स एंड सिस्टर्स। तो 10th में हाँ, तो मैंने अभी जब मैं 11th में आया, एक कहानी बताता हूँ। जब मैं 11th में आया तो अभी हमारे स्कूल में ब्रिज क्लासेस चल रहे थे, ठीक है। और ब्रिज क्लासेस चल रहे थे, केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी। अब मुझे इस वीडियो के बाद कौन क्या बोलेगा पता नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू समथिंग। तो कौन मुझे क्या बोलेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट नाम का एक चैप्टर है क्लास 11th में, जो कि पढ़ाया जाता है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब उसमें मैंने एक सवाल पूछा टीचर से। अभी वो मैं आपके सामने सवाल पेश नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो आप जितना भी केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे उतना भी आपके दिमाग से उड़ जाएगा। तो हाँ, बस आप समझ लो कि मैंने एक सवाल पूछा केमिस्ट्री में टीचर से, और टीचर कॉन्सेप्ट को बताए जा रहे थे, पढ़ाए जा रहे थे, बल्कि वो कॉन्सेप्ट को रटवाए जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि कैसे होगा, मतलब मैं लॉजिकली चला गया कि मैंने जानने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों, वाई इज़ दिस हैपनिंग, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी से 3 महीने बाद तुम मुझसे मिलना और क्लास में चुप मुंह बंद करके रखा कर, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसमें मेरी क्या गलती है भाई। अब आप मुझे पहले ही फ्यूचर के बारे में बता रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, तो इससे ये तो मेरे मतलब दिस डजेंट मैटर टू मी, ठीक है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो फ्यूचर में कुछ नहीं होगा मेरे को, और अगर चैलेंजिंग है भी तो किसी ने बनाया है तभी तो चैलेंजिंग है ना, और जिसने बनाया उसकी भी तो
बुद्धि होगी, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे जैसा सोच रहा होगा, जो मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसने भी लॉजिकली सोच के ही वो चीज़ बनाई होगी। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 3 महीने बाद मिलना और क्लास में वो बंद रखा कर। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि ये कहानी सुनकर आप ऐसा मत करना कि कभी भी कोई स्कूल में कुछ भी पढ़ा के निकल जा रहा है, आप चुपचाप रह जा रहे हो। आपको काउंटर क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। टीचर कुछ भी बोले पर आप अपना काम करो, आप खुद से पूछो। नॉट फॉर डिसरिस्पेक्टिंग दैट टीचर बट फॉर क्लियरिंग योर डाउट। अगर वो टीचर ये बोलते हैं कि नहीं अभी मैं आप इस चीज़ को कल बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी इंटरप्रेट नहीं करना है कि नहीं यार ये टीचर को पता नहीं होगा इसलिए नहीं, वो हो सकता है, दैट मे इट माइट बी पॉसिबल। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि वो आपको नहीं बताएंगे, वो उन्होंने बोला कि वो आपको अगले दिन बताएंगे। तो वेट फॉर द नेक्स्ट डे टू कम, ठीक है। और अगले दिन वो जब बताएंगे तब आप समझो उस चीज़ को। बाकी क्वेश्चन पूछने से नहीं डरने का, और अपन के क्लास में तो क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद कॉन्सेप्ट से बहुत प्यार करता हूँ और मैं डीपली चीज़ें समझना चाहता हूँ। तो 9 से 10th में तो आ ही गए हो आप लोग, तो अभी शुरू करते हैं अपनी मैथ्स की कहानी। मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स का। अब रियल नंबर्स का जो चैप्टर है दैट इज बेसिकली कनेक्टेड टू योर चैप्टर ऑफ नंबर सिस्टम्स दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th, ठीक है। 9वीं कक्षा में आपने नंबर सिस्टम्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, जहां पर अपने रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। इरेशनल नंबर्स का बेसिकली आपने पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इरेशनल नंबर्स का नंबर लाइन पे, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो वो भी रियल नंबर जैसा ही था। अब सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है अपना। देखो भाई, कोई मेरी बेइज्जती मत करना, अपना बस यही एक डस्टर है, क्योंकि ये डस्टर किसी काम का नहीं है, बस बेफिजूल का डस्टर है, ओके। देखो अपना चैप्टर क्या है, अपना चैप्टर है रियल नंबर्स, ठीक है। अपना चैप्टर है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में, इस क्लास में अभी हम लोग बस बेसिक से बात करने वाले हैं, ताकि आप बीच में बेवकूफ़ों वाले सवाल मुझसे ना पूछो और मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ठीक है। और अगर किसी ने बेवकूफ़ों वाली सवाल पूछी इस वीडियो के बाद भी, तो उसकी तो आप समझ ही लो इसके आगे क्या होगा। नंबर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला होता है रियल नंबर्स और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर। हाँ, और बस एक और चीज़ मैं बता दूं, मुझे क्लास के बीच में कोई ब्लैकमेल मत करना कभी भी, अगर लाइव क्लास हो तो। ये तो अभी लाइव क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा वैसे ही रहा हूँ जैसे लाइव क्लास है, ठीक है। और मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अपन लोग बातचीत कर रहे हैं, इससे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या होता है क्या होता है क्या नहीं होता है। आप मुझसे सवाल पूछोगे, आपके दिमाग में जो सवाल है वो मैं खुद से यहाँ से ऐसे पकड़ के अपने दिमाग में डाल के खुद से पूछूंगा कि क्यों हो रहा है, और आपको समझा दूंगा कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो दो टाइप के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। मैं बोल दे रहा हूँ तो मेरी हैंडराइटिंग को जज मत करना, ठीक है। बाकी मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, आप मेरे कॉपी पे देख सकते हो। रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है भाई। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है जब मैं बोलूँ तब, ठीक है। अभी फिर सिंपल समझो कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर्स बोलते हैं। जैसे मान लो कौन कौन से नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़ीरो को कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो। नेगेटिव, सारे नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, जीरो। अगर ये नहीं मालूम है तो फिर भाई वापस जाओ। जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, जीरो से पीछे -1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। तो ये होते हैं रियल नंबर। जितने भी नंबर्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो रियल नंबर्स होते हैं। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि बस 1 2 3 4 ये नंबर्स नहीं होते जिनको कि हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो अब ये 0 1 2 -1 -2 बस यही वो नंबर्स नहीं है जिनको कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके अलावा इनफाइनाइट नंबर्स हैं जिनको कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं, अभी मैं इनको हटाता हूं, ठीक है। अभी ये 0 1 2 -1 -2 भूल जाओ, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ बताता हूं। रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। पहला रैशनल नंबर्स और दूसरा इरैशनल नंबर्स। हाँ, तो देखो 0 -1 -2, अरे कॉल आ जाता है, माफ़ करना। 0 -1 -2 और 1 2। और दिस इज़ नॉट स्ट्रगल, दिस इज़ हार्ड वर्क, ठीक है। स्ट्रगल क्यों करना है भाई, आजकल लोग क्या करते हैं, अपने हार्ड वर्क को स्ट्रगल बोल के ग्लोरीफाई कर देते हैं, मत करो। 0 1 2 -1 -2, ठीक है।
तो इन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ इन्हीं नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर 9th में पहला चैप्टर थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा तो आप बोलोगे कि नहीं, सिर्फ यही नंबर्स नहीं जिनको कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे, कौन कौन से नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रैशनल नंबर्स में कौन कौन से टाइप के नंबर्स आते हैं, तो दिमाग में बस नोट कर लो, दिमाग में नोट करना है इस चीज़ को, बेसिक्स में पढ़ता रहा हूँ, दिमाग में नोट करो, चाहो तो लिख लो, लेकिन जब मैं समझा रहा हूँ तो लिखने का नहीं, ठीक है। और अगर आप कहीं भी बैठे हुए अभी बैठ के पढ़ रहे हो तो आपके कोई भी अंग क्रॉस नहीं होना चाहिए, जैसे पैर क्रॉस करके नहीं बैठने का, हाथ क्रॉस करके नहीं बैठने का, स्ट्रेट, ठीक है। बाकी हाँ, पालथी मोड़ के बैठ सकते हो भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रैशनल नंबर्स, ये इरैशनल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं? होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, जितने भी नंबर्स आप देख रहे हो, ठीक है, ये सारे रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, सारे, ठीक है। तो जैसे हो गया होल, नेचुरल, इंटीजर्स, ठीक है। तो डेसिमल्स हो गए, जैसे मैं बताता हूँ, होल नंबर में हो गया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर्स में हो गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, और इंटीजर्स में हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो को इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स में डेसिमल वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे, डेसिमल हो गया, जितने भी टाइप के नंबर्स आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वो सारे आ जाएंगे। जैसे कैसे, नंबर लाइन है ये, ठीक है, अब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर 0.5 एक डेसिमल है, क्या ये 0.5 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? बिल्कुल कर सकते हैं, 0.5 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ऐसे, तो जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें से एक हो गया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के अंदर आ गए होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है। अब इरैशनल नंबर्स के कौन से नंबर्स होते हैं, जिनको कि जैसे इरैशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हो गए √2, √3, √5, ये सारे नंबर्स क्या हैं? इरैशनल है। ये सारे नंबर्स क्या हैं? इरैशनल है। इरैशनल क्यों? क्योंकि इनका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, क्लास 9th को याद करो आप, इनका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होता है, ठीक है। जैसे देखो, √2 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, मतलब कि अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो 1.41420 ऐसे करते करते बहुत दूर तक आता है, ठीक है। तो और ये एंड कभी नहीं होता है। तो इरैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब इनमें से कोई भी किसी भी लेंथ तक कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे मान लो कि 41420 है तो फिर 41420 लिख दिया, तो ये इरैशनल नंबर नहीं है। तो ये क्या है? इरैशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी रैंडम डिजिट आ रहा है जो कि बार बार नहीं आ रहा है एक सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब कि जो रिमाइंडर है डिवाइड करते करते जाने पर वो 0 नहीं आ रहा है। जैसे मान लो कि √2 को अगर डिवाइड करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा ये वाला मेथड, ठीक है। तो कभी एक भी बार रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ आते जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये सारे नंबर्स इरैशनल होते हैं। और इरैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा भी है पिछले साल क्लास 9th में कि कैसे इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में √2 आता है, तो हम लोग 1 यूनिट का लेंथ बनाते हैं, फिर अपना प्रोटेक्टर के कंपास का यूज़ करते हैं। कंपास के हेल्प से हम लोग इतनी दूर तक ले जाते हैं और इतनी दूर से ले जाकर धीरे डॉट 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 मारते हैं, जहाँ पर वो गिरता है वो √2 हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो वो होते हैं इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरैशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जब हम लोग रियल नंबर्स की बात करें, तो पहले मैं आपको रियल नंबर्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बता दूं। जैसे रैशनल नंबर हो गया, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q belong to integers। अब मैंने इतनी स्पीड में बोल दिया, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आया समझ में। तो जिसको नहीं आया समझ में उसके लिए, और जिसको समझ में आ गया उसके लिए और ज़्यादा, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको कि हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन व्हाट सेंस? तो देखो,
p कोई नंबर होगा, q कोई नंबर होगा, हमने उसको वेरिएबल मान के यहाँ पर ऐसे इसके डेफिनेशन के लिए ऐसा यूज किया है कि p बाई क्यू के फॉर्म में, p के जगह पर कोई नंबर, q के जगह पर कोई नंबर। लेकिन p के जगह कुछ भी हो सकता है पर q के जगह जीरो नहीं हो सकता है, q जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। जो q है आपका वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता जीरो के बराबर, वी विल लुक फॉर दैट। उससे पहले ये बता दूं कि p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, p और q इंटीजर्स होते हैं, p एंड q बिलोंग टू इंटीजर्स। ये इसका इस साइन का मतलब होता है बिलोंग टू, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग टू। तो p और q जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब q जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता अब ये देखते हैं भाई। तो जैसे देखो q जीरो के बराबर क्यों नहीं हो सकता, अभी मैं वो समझा रहा था आपको। भाई लैग हो जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा मैनेज करना। जैसे p बाई क्यू है तो मैंने यहाँ पर लिखा कि q जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, q जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। q जीरो के बराबर क्यों नहीं हो सकता है, q जीरो के बराबर क्यों नहीं हो सकता है भाई, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। q जीरो के बराबर क्यों नहीं हो सकता है, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास पिज्जा है एक, ठीक है, चलो सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी तक रोटी मानते हैं यार, अपना इंडियन कल्चर। 1 2 3 4 और एक ये 5, 1 2 3 4 5 हो गया 5 टुकड़ों में। अब मैंने बोला कि 5 पिज्जा है, 5 सॉरी रोटी के 5 टुकड़े किए मैंने, जिसमें से मैंने 1 2 3 टुकड़े खा लिए, 3 टुकड़े खा लिए, ठीक है। ये सेंस बना रहा है कि हाँ 5 टुकड़े थे मेरे पास रोटी के, जिसमें से मैंने 3 टुकड़े खा लिए, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 0 रोटियां हैं, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, अब वो केस खत्म तो इसको इरेज करता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 0 रोटियां हैं, मेरे पास 0 रोटियां हैं जिसके मैंने 3 टुकड़े खा लिए, ठीक है। अब मेरे पास 0 रोटियां हैं जिसके मैंने 3 टुकड़े खा लिए, अब मेरे पास 0 रोटियां हैं जिसके मैंने 3 टुकड़े खा लिए। कितनी रोटियां हैं यहाँ पर, कितनी रोटियां आपको दिख रही हैं, एक भी नहीं, तो मैं टुकड़े कैसे खाऊंगा 3, नॉट पॉसिबल। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, वो होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसलिए जो Q है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो आप उसका कोई पार्ट खा कैसे लोगे या फिर यूज कैसे कर लोगे, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन रैशनल नंबर में Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सेंस ही नहीं बनाता, वो नॉट डिफाइंड होता है। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। तो आई होप इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। और इसीलिए p बाई क्यू में q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसीलिए p बाई क्यू में q इज नॉट इक्वल टू 0। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। रैशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों सिमिलर ही चीजें हैं, पर एक रिलेटिविटी है इनमें कि फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को रैशनल नंबर बोलते हैं। फ्रैक्शन को जिस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, फ्रैक्शन को जिस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। क्योंकि रैशनल नंबर में हम लोग होल नंबर्स का यूज करते हैं, डेसिमल्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग रैशनल नंबर में डेसिमल्स का यूज नहीं कर सकते, हम लोग फ्रैक्शन में मतलब 1 का 0.5 पार्ट ऑफ 1, ठीक है। तो एक का आधा खाया, एक पार्ट का आधा खाया, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि आधा खाया तो ये एक फ्रैक्शन हो गया। लेकिन हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1/2 के फॉर्म में। तो ये जो फ्रैक्शन है ये एक फ्रैक्शन है जिसको रिप्रेजेंट किसके थ्रू किया गया, रैशनल नंबर के थ्रू, p बाई क्यू के फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक चीज और क्लैरिटी देने के लिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि 3/5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 3/5 एक रैशनल नंबर है और 3/1 एक रैशनल नंबर है, 3/5 एक रैशनल नंबर है और 3/1 एक रैशनल नंबर है। तो ये 3/5 एक रैशनल नंबर तो है ही साथ ये एक फ्रैक्शन भी है। ये 3/5 एक रैशनल नंबर तो है ही साथ ये एक फ्रैक्शन भी है। लेकिन ये 3/1 एक रैशनल नंबर तो है पर एक फ्रैक्शन नहीं है, ये 3/1 एक रैशनल नंबर तो है पर एक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये किसी पार्ट को नहीं दर्शा रहा है, ये किसी पार्ट को नहीं दर्शा रहा है, ये एक होल को दर्शा रहा है। क्योंकि 3/1 को आप डायरेक्टली 3 के बराबर भी लिख सकते हो, 3/1 को आप डायरेक्टली 3 के बराबर भी लिख सकते हो, 3/1 को आप डायरेक्टली 3 के बराबर भी लिख सकते हो। लेकिन 5 पार्ट्स का 3 खा लिया वो तो एक फ्रैक्शन हुआ ना, 5 पार्ट्स का 3 खा लिया वो तो एक फ्रैक्शन हुआ। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड अ फ्रैक्शन, ठीक है, और रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शंस। अब दूसरी चीज कि p बाई क्यू, तो 5/6
p बाई क्यू, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर है, ये दोनों इंटीजर्स भी हैं और q 0 के बराबर नहीं है। तो यहां पर 5 और 6 क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। 5 और 6 यहां पर क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि व्हाट आर को प्राइम्स। 5 और 6 यहां पर को प्राइम्स होंगे। नाउ अब बात आती है कि को प्राइम्स क्या होते हैं, ठीक है। अरे दादा, आपको मैं एक चीज बता दूं, ज्यादातर जगहों पर आपको यह बताया जाएगा कि कोप्राइम्स ऐसे दो प्राइम नंबर्स होते हैं, कोप्राइम्स ऐसे दो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के बराबर होता है। कोप्राइम्स ऐसे दो प्राइम नंबर्स होते हैं, कोप्राइम्स ऐसे दो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के बराबर होता है। आपको ऐसा बताया जाएगा, ठीक है। मैं आपका जो इशू है उसको क्लैरिफाई करता हूं, मैं आपकी जो इशू है उसको क्लैरिफाई करता हूं, ठीक है। ज्यादातर आप ये चीज नोटिस करना, अगर नहीं बताएगा तो कोई बात नहीं, अगर बताया गया है तो यहां देख लो आपकी सही चीज क्या है, ठीक है। जैसे आपको बताया जाएगा कि को 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो 5 इंटू 1 और 7 इंटू 1 इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो 1 और 1 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 1। द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टू प्राइम नंबर्स इज 1। तो आपको यही बताया जाएगा कि जो दो प्राइम नंबर है उनका कॉमन फैक्टर अगर 1 आ रहा है तो वही को प्राइम्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 6,25 या फिर 5,6 भी कोप्राइम्स हैं, तो क्या आप अपने पुराने डेफिनेशन के हिसाब से इसको मानोगे? अगर मैं आपको बोलूं कि 5,6 और 6,25 ये दोनों कोप्राइम्स हैं, तो क्या आप अपने डेफिनेशन के हिसाब से इसको मानोगे सही? क्योंकि 6 तो यहां पर एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 तो यहां पर प्राइम नंबर नहीं है और 25 तो यहां पर प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या आप इस बात को मानोगे? अगर आप अपने पुराने डेफिनेशन के हिसाब से चलोगे तो आप इस बात को बिल्कुल नहीं मानने वाले हो कि 6,25 एक को प्राइम है और 5,6 एक को प्राइम है। पर द रियलिटी इज कि को प्राइम ऐसे कोई भी दो नंबर्स होते हैं, को प्राइम्स ऐसे कोई भी दो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के बराबर होता है, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे देखो 6,25 लेते हैं, 6,25, तो 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 1, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना इसको, 2, 3, 6, 1, ठीक है। और 25 क्या है, 5 इंटू 5 इंटू, अरे यार आदत हो गई है प्राइम फैक्टराइजेशन की, 5 और सॉरी 2 बार 5 क्यों लिख रहा हूँ, 5, 25 और 1। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 1, ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर भी द ओनली कॉमन फैक्टर इज 1, लेकिन आपके पुराने डेफिनेशन के हिसाब से दिस इज नॉट को प्राइम, बट आप गलत फहमी में हो। को प्राइम्स ऐसे कोई भी दो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनका द ओनली कॉमन फैक्टर इज 1, ठीक है। इतनी सी बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है, इतनी सी बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग रैशनल नंबर्स को पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, सॉरी रियल नंबर्स को पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, चैप्टर को नहीं बट रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को। इतनी देर में हमने रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझा कि बेसिकली व्हाट आर रियल नंबर्स, ठीक है क्या ये चीज़ हम समझ गए। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे फर्दर और हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको कि हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से नंबर्स होंगे, तो वो होंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, जो भी डेसिमल्स जो आपको लेने हैं ले लो, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इनको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएंगे, रियल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो कि मिलाकर बनाते हैं रियल नंबर्स। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपने दूसरे वाले पार्ट पर, जो कि इमेजिनरी नंबर्स, विच इज नॉट गोइंग टू मैटर मच बट स्टिल एक जानकारी के लिए आपको जानना जरूरी है कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। और मेरी ये कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है या फिर कुछ भी मैं प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ, तो कुछ अगर इधर उधर निकल जाए तो मैनेज कर लेना भाई। हाँ, और आपसे मैं ये विनती करूंगा कि अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैंने हल्का सा भी गलत बोला है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दो, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट, ठीक है। हाँ, पर अब ज़्यादा भाई क्रिटिसिज्म मत करने लगना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। कुछ सही होगा तब भी उसको गलत मत बोलना। अब आ जाते हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स पे। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, देखो
-2 का स्क्वायर कॉमा 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और अगर 4 का मैं रूट निकालूं, स्क्वायर रूट, इस 4 का स्क्वायर रूट निकालूं तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है। 4 का रूट 2 स्क्वायर रूट 2 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो अगर हम चाहे हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें, सॉरी चाहे हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें, चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें, हर केस में जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अगर कोई यहां पर नंबर है x टू द पावर n, x टू द पावर n है और n एक इवन नंबर है, x टू द पावर n है और n एक इवन नंबर है, तो क्या होगा कि जो आंसर आएगा वो किसी भी केस में पॉजिटिव आएगा। आंसर आएगा वो किसी भी केस में पॉजिटिव आएगा। मान लो यहाँ पर -2 की पावर 1000 होती तो भी जो आंसर आता वो पॉजिटिव में आता। क्यों आता पॉजिटिव में, देखो -2 की पावर 5 करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 आएगा, -32 आएगा, इंटू -2 इंटू -2, 1 2 3 4 5, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 -32 आया। क्या थी पावर, ऑड नंबर थी। क्यों आया नेगेटिव, ये भी देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। अब ये प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आएगा, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आंसर क्या आया, -32, ठीक है। अब देखो -2 की पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 1 2 3, अभी 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो इसको देखो, फोकस करो यहाँ, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, पॉजिटिव आया। अब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, तो +64। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर और उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, या फिर कोई भी इवन नंबर से उसकी पावर लिख रहे हैं, किसी भी इवन नंबर से उसकी पावर लिख रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर कोई, और एक और चीज़ समझ लो कि अगर कोई यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर का हम लोग जो पावर है उसको ऑड रख रहे हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 39 29 31 ऐसे, तो वो क्या आएगा, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो वो क्या आएगा, वो हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ऐसा एक पॉइंट आएगा जब वो नेगेटिव ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना आपसे। और हाँ, अब ये चीज़ समझो, -2 का स्क्वायर किया तब भी 2 आया, -2 का स्क्वायर किया तब भी 4 आया, 2 का स्क्वायर किया तब भी 4 आया। अब इस 4 का स्क्वायर रूट निकाला तो 2 आया, इस 4 का स्क्वायर रूट निकाला तो 2 आया, ठीक है। सही, सीधी सी बात है। अगर मैं लिख दूं रूट ओवर -4, जो बंदा मुझे इसका वैल्यू निकाल के दिखा देगा, जो बंदा मुझे इसकी वैल्यू निकाल कर दिखा देगा, जेन्युइन वैल्यू, ठीक है, जेन्युइन वैल्यू, उसको मैं खरबपति बना दूंगा, ठीक है। चैलेंज है भाई, जो इसकी असली वैल्यू निकाल कर दिखा देगा एकदम जेन्युइन, जो कि आप प्रूव कर पाओगे ऐसा क्यों, उसको मैं खरबपति बना दूंगा, उसको मैं एंटीलिया दिला दूंगा, जो भी चाहेगा उसको वो दिलवा दूंगा, ठीक, उसको JP मॉर्गन से मिलवा दूंगा और टाइटैनिक वापस दिलवा दूंगा, ठीक है। और वो टाइटैनिक से घूमेगा, उसको क्योर दिलाऊंगा, पूरा भाई मजे ही मजे। बस मुझे इसका वैल्यू निकाल के दिखा देना, ठीक है। 2 एक नंबर का स्क्वायर है, किसका, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है भाई। साइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करने, किसी होल नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे 2 इंटू -2, अरे मेरे भाई, तो 2 इंटू -2 अगर तुम कर रहे हो, 2 इंटू -2 अगर तुम कर रहे हो, तो यहाँ पर तो साइन चेंज हो जा रहा है ना, तो ये इसका रूट निकलेगा ही नहीं, इसका रूट निकलना इम्पॉसिबल है। तो इमेजिनरी नंबर्स, इस टाइम आपको क्या समझ में आया, इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, मतलब जितने भी जैसे मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, या फिर कोई भी नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, कोई भी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, कोई भी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। अगर जैसे मान लो -8 के ऊपर क्यूब रूट लगाओगे ना,
तो ये एक इमेजिनरी नंबर नहीं है, क्योंकि ये -2 आ जाएगा, क्योंकि -2 का क्यूब करने पे -8 ही आता है। तो -8 का क्यूब रूट निकालने पे क्या आ जाएगा, -8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो -2 आएगा, -8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो -2 आएगा। लेकिन -4 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तब तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये बस इमेजिन कर सकते हैं ऐसे नंबर को, ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा नंबर। ये नंबर हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई कुछ आएगा ही नहीं। तुम कुछ भी कॉम्बिनेशन भिड़ा लो, सेम साइन का यूज़ करके तुम ये नंबर कभी नहीं ला सकते हो, ठीक है। 2 × 2 4 आएगा, -2 × -2 4 आएगा, इसके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये रूट के ऊपर -4 आया तो इसका रूट निकलेगा कैसे, सॉरी 4 के ऊपर -4 के ऊपर रूट आया स्क्वायर रूट, तो इसका निकलेगा कैसे भाई, रूट निकलेगा कैसे, ठीक है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है, किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है, या फिर स्क्वायर रूट है, या फिर यहाँ पर 4 है, या फिर यहाँ पर 6 है, या फिर यहाँ पर 8 है, इमेजिनरी नंबर। कोई भी नेगेटिव नंबर रूट के अंदर है और उसके साथ स्क्वायर रूट हो, चाहे 4 वाला रूट हो, चाहे 6 वाला रूट हो, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। कि ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो मैंने आज आपको क्या दिया, मैंने आज आपको आज क्या सीखने को मिला, पहला, सबसे पहला, बी अ गुड ह्यूमन, जो मैं खुद भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा, वर्क ऑन लॉजिक, वर्क ऑन लॉजिक एंड डेप्थ। डेप्थ में जाकर चीज़ों को समझोगे नहीं जब तक, तब तक, जैसे मेरा क्या हो गया ना, मतलब अभी 10th तक भी नहीं, मतलब अभी 11th में बता रहा हूँ। जैसे अभी मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मान लो केमिस्ट्री का, तो मुझे उस चीज़ का टेंशन हो जा रहा है, मतलब टेंशन इन द सेंस मैं ज़्यादा ओवर थिंक करने लग रहा हूँ कि ऐसा क्यों, और उस चीज़ में मज़ा आता है। लाइक टू बी ऑनेस्ट, वो एक लगता तो है कि अरे यार दिमाग से निकल नहीं रहा है, पर वो उस चीज़ में मज़ा आता है। और मैं लास्ट में जाते जाते ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वर्क ऑन लॉजिक एंड डेप्थ। और तीसरा, जब भी मैं यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ तब तक आपको कुछ लिखना नहीं है। जब मैं बता के हट जाऊँ थोड़ा सा, इधर मैं आता हूँ हर बार, तो आपको बस पॉज करके लिख लेना है जो भी लिखना चाहते हो भाई, जो लिखना है लिख लो। वर्क ऑन लॉजिक एंड डेप्थ, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, डू काइंड फॉर अदर्स। और तीसरा, डोंट राइट while understanding, because at that time you are not understanding, you are just hearing things, and there is a big difference between hearing and listening. hearing मतलब बस एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना, और listening मतलब कि कान में सुनना, दिमाग में रखना, प्रोसेसिंग दैट, और उसके बाद उसको सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रखना। आईपीओ चलता है, आईपी चलता है, मतलब आईपीओ नहीं, आईपी मतलब इनपुट प्रोसेस, और आईपीओ मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो आपको जैसे देखो, पहले आईपी रखना दिमाग में कि इनपुट किया, प्रोसेस हुआ दिमाग में, उसके बाद आउटपुट दिया, कुछ अच्छा आउटपुट, मतलब कि उस चीज़ से सीख कर आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर सॉल्व, माफ़ करो भैया, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ठीक है, एक क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, वेरी सिली क्वेश्चन, बट वेरी सिली क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, पर आप सॉल्व करना है ऐसे ही, ठीक है। सॉल्व क्या करना है, सीधे हाथ से दिमाग से करने का है। 8th क्लास में पढ़ाई है प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर में, जिसने सच में पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो भाई इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए जो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बस हाँ, इस चीज़ को लेकर टेंशन में मत जाना, क्योंकि नॉर्मली जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो तो टेंशन में हो जाएंगे कि हाँ भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, लेकिन जो लोग नहीं सोचते हैं उनका प्रभु ही मालिक है, ठीक है। मैंने एक टॉय कार, भाई साहब 800 में एक कौन सा कार आता है, टॉय कार, मैंने एक टॉय कार 800 में खरीदी, ठीक है। उस टॉय कार को मैंने 1000 में बेच दिया। ये बहुत अभी मतलब आपको बहुत जगह पर देखने को मिलेगा, ये 800 में खरीदी, 1000 में बेच दिया। फिर जिसको मैंने बेचा उससे मैंने वापस इस कार को 1100 में ले लिया। जिसको मैंने ये कार बेची, सेल की, जिसको मैंने ये कार सेल की, उससे वापस से परचेज कर लिया, उसे वापस से परचेज कर लिया, और वापस से परचेज करने के बाद उसको 1300 में बेच दिया, उसको 1300 में फिर से बेच दिया, इस बार किसी और को ही बेचा, ठीक है। चलो इतना मत दिमाग लगाओ, आपका क्या करने का है, ये आज का तो होमवर्क ऐसा कुछ है नहीं, तो आपका क्या करने का है, आप ये बताओ, अरे यार आपको करना क्या है,
कि इसमें इस पूरे जितने भी ट्रांजैक्शन हुए इनमें आपको निकालना है कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ, खरीदा बेचा कितना प्रॉफिट हुआ। और कमेंट सेक्शन में जब बता के जाना, ठीक है, और लड़ाई मत करना बस कमेंट सेक्शन में, बस उस बात का डर है, लड़ने मत लगना कोई भी, क्योंकि मेरे तो ऐसे व्यूज़ भी नहीं आते हैं भाई ज़्यादा, लेकिन जब भी कोई देखेगा इन वीडियोज़ को तो मुझे याद आएगा कि हाँ मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और नए लेक्चर में, जिसमें कि हम देखने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि होता है कि कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तक आप एकदम बादशाह बन जाओगे, थर्ड चैप्टर से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो डाउन होता जाएगा, पर कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा क्या रखना है, 100%, ठीक है। क्योंकि जब 10th से 11th में प्रमोट हो गए ना, तब लगेगा कि सब खुद्दू चीज़ें थी, ठीक है। या फिर 9th से 10th में प्रमोट हुए होगा तो लगता होगा कि अरे यार अभी एनसीईआरटी ला के दो तो भी 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा सब। तो डोंट टेक थिंग्स लाइटली, बट टेक देम एज अ चैलेंज एंड लेट थिंग्स गो, ठीक है। लेट थिंग्स गो इन अ फ्लो। हर चीज़ में इंटरप्शन करने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है उसको चलते रहने दो, एंड बी कंसिस्टेंट, बी परसीव्ड टुवर्ड्स व्हाट यू वांट, ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं एक और किसी नए वीडियो में इसके बाद, जैसे जिसमें हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ऑसम एंड दूसरों का भला करते रहो। तब मिलते हैं कभी और यूट्यूब पर। बाय बाय, गुड बाय।